वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण और हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं आरबीआई एक्ट का, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में मोस्टली आ सकते हैं, कई चांसेस हैं रिपीट होने के, वो क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 हो चुका है, देख लेना है फिर। तो शुरू करते हैं। अंडर सेक्शन 2E ऑफ द आरबीआई एक्ट, द टर्म शेड्यूल्ड बैंक रेफर्स टू अ बैंक विच इज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट, सेकंड शेड्यूल या फिर थर्ड या फिर नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट में शेड्यूल्ड बैंक्स को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 7(2) ऑफ द आरबीआई एक्ट, द जनरल सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन of the affairs and business of RBI is entrusted to the Ministry of Finance directly, a central board of directors, Prime Minister's office या फिर CAG। तो सिंपल सी बात है हमारी, ये कौन देखता है? हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 10 ऑफ द आरबीआई एक्ट, which of the following is statutory disqualification for a person to be or to continue as a director of RBI? Holding a master's degree in economics या फिर being of unsound mind or an undischarged insolvent या फिर residing outside the city of Mumbai या फिर being below the age of 45। तो याद रखिएगा, unsound mind और undischarged insolvent है तो जो है वो लायक नहीं है बोर्ड में रहने की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 8 ऑफ द आरबीआई एक्ट, द गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई होल्ड office for such term not exceeding how many years as the central government may fix at the time of appointment and are eligible for reappointment? 3 years, 4 years, 5 years या फिर 6 years। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेगा, वहीं पर आपको ये पीपीटी मिल जाएगी और इसका आंसर हमारा 5 years। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 17 of the RBI Act, which of the following operations does RBI have statutory power to undertake? Accepting deposits without interest from central government, state government and banks या फिर purchase and sale of foreign exchange from authorized dealers या फिर making advance to state cooperative banks for agricultural purpose या फिर all of the above। बिल्कुल all of the above रहेगा इसका आंसर। ओके, आरबीआई के ये सारे काम है। और ये नोट्स की बात हो जाती है तो नोट्स अगर आपको चाहिए, आप तैयारी कर रहे हो, टाइम भी नहीं है आपके पास ज़्यादा, तो आपको बड़ी बड़ी किताबें तो नहीं पढ़ सकते, तो रिवीजन के लिए नोट्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और फुल मॉक टेस्ट, ये सारा का सारा आपको मिल जाएंगे। 20 फुल मॉक टेस्ट, ये सारा का सारा आपको जस्ट 349 में मिल जाएगा। ठीक है। और बाकी अगर सिर्फ मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो 199 का मिलेगा। तो जो भी लेना चाहते हो, अगर लेना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, वहीं पर हम सारी बातें कर लेंगे। ओके। और हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम, अंडर सेक्शन 18 of the RBI Act, RBI possesses emergency powers to grant which type of assistance to banking institutions in times of financial stress? Direct discounting or purchase of eligible bills or advances against approved securities या फिर permanent equity infusion in the bank's share capital या फिर automatic write off of the bank's non-performing assets या फिर transfer of the bank's management to RBI officials। इसका आंसर हमारा डायरेक्ट डिस्काउंटिंग और परचेज ऑफ एलिजिबल बिल्स और एडवांस अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 21 ऑफ द आरबीआई एक्ट, आरबीआई हैज द राइट टू ट्रांजैक्ट टू व्हिच बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन इंडिया? जनरल बैंकिंग बिजनेस विद द यूनियन गवर्नमेंट, कलेक्शन ऑफ जीएसटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट लैंड टैक्स एसेट्स या फिर इलेक्शन। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जनरल बैंकिंग या आरबीआई करता है यूनियन गवर्नमेंट की। ठीक है, पैसा लेना देना जो भी चीज है वो सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 24 ऑफ द आरबीआई एक्ट, करेंसी नोट्स आर ऑर्डिनरीली इशूड इन डिनोमिनेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड, बट अ नोट ऑफ what value cannot be issued without prior authorization by an act of parliament as per statutory ceiling amended in the act? 5,000, 10,000, 1 lakh या फिर there is no ceiling in the act। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो हमारा ये 10 लाख रुपीज से, अब आपका अगर कोई भी नोट छापता है आरबीआई तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 25 ऑफ द आरबीआई एक्ट, द डिजाइन, फॉर्म एंड मटेरियल ऑफ बैंक नोट्स आर टू बी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस मेड बाय
सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंटरनल कमिटी, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन या फिर सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई ही इसको अप्रूव करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 45 IA of the RBI Act. If RBI is satisfied that an NBFC's affairs are being conducted in a manner detrimental to public interest or depositors, RBI has the power to cancel the certificate of registration issued to that NBFC, therefore immediately dissolve the company under the Companies Act, transfer ownership of the NBFC to a government company या फिर impose a criminal sentence on NBFC directly। याद रखिएगा, आरबीआई क्या है, कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट कर सकता है एनबीएफसी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 45 IB ऑफ द आरबीआई एक्ट, एवरी एनबीएफसी होल्डिंग और एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स इज रिक्वायर्ड टू invest a certain percentage of its outstanding deposits in unencumbered approved securities. This statutory obligation is broadly analogous to which banking sector requirement? SLR में, CRR में, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रिक्वायरमेंट या फिर CRAR में। तो इसका आंसर हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, SLR में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 45J ऑफ द आरबीआई एक्ट, आरबीआई हैज द पावर टू रेगुलेट और प्रोहिबिट द issue of prospectus or advertisement soliciting deposits of money by non-banking institutions and financial companies या फिर only listed public companies या cooperatives या फिर foreign portfolio investors। हमारा ये है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल कंपनीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 45 QA ऑफ द आरबीआई एक्ट, इफ एन एनबीएफसी फेल्स टू रीपे अ डिपॉजिट आफ्टर मैच्योरिटी, द डिपॉजिटर हैज द राइट टू अप्लाई टू विच अथॉरिटी फॉर अ डायरेक्शन टू रीपे? एनसीएलटी, कंपनी लॉ बोर्ड या फिर आरबीआई डायरेक्टली या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट्स। तो यहाँ पर याद रखना है आपको, कंपनी लॉ बोर्ड या फिर एनसीएलटी जाना है, ठीक है, डायरेक्ट आरबीआई नहीं जाना है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 58 ऑफ द आरबीआई एक्ट, RBI's power to make regulations to carry out the purposes of the act is subject to which requirement? Previous sanction of the central government, approval of the Supreme Court, ratification by all state legislatures या फिर no approval is needed at all। तो याद रखिएगा इसको, ये है प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी पीपीटी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, आप भागकर बताओगे मेरे को कि हाँ सर यहाँ से क्वेश्चन आए थे। अंडर सेक्शन 42 ऑफ द आरबीआई एक्ट, द सीआरआर दैट शेड्यूल्ड बैंक्स मस्ट मेंटेन विद आरबीआई इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ बैंक्स एनडीटीएल या फिर टोटल पेड अप कैपिटल या फिर ग्रॉस नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या फिर टोटल एडवांसेस आउटस्टैंडिंग। एनडीटीएल याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 45 IA of the RBI Act, an NBFC in existence before the 1997 amendment and not meeting the minimum net owned fund requirement was allowed a grace period to comply subject to an overall aggregate cap of how many years? 3 year, 6 year, 9 year या फिर 12 years। याद रखिएगा 6 years की बात वहां पर डाली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर आरबीआई एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द RBI's role as defined in the preamble to Act to regulate the bank, issue of bank notes and keep reserves for monetary stability and to operate India's currency and credit system in its interest। यही है, दिमाग ज्यादा लगाना है नहीं, बैंक नोट की बात आ गई तो यही है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 45U ऑफ द आरबीआई एक्ट, define definition relating to repo, reverse repo and derivative were inserted for the purposes of which chapter dealing with regulation of financial markets? चैप्टर 3 या फिर चैप्टर 3 या फिर चैप्टर 4 या फिर इनकॉर्पोरेशन चैप्टर 2। सिंपल सी बात है, चैप्टर 3 है हमारा, ये आंसर ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल दिख रहा है, आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर दिस एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 42(1) of the RBI Act,
clause defining liabilities in India. Which category of liabilities is generally excluded while computing a scheduled bank's net demand and time liabilities for CRR purpose? Interbank liabilities to other scheduled notified banks, या फिर savings bank deposits from the public, या फिर fixed deposit and या फिर current account deposits. याद रखना इंटरबैंक लायबिलिटीज टू द शेड्यूल नोटिफाइड बैंक्स. ओके, और शेड्यूल है कौन सा? शेड्यूल 2 में जो शेड्यूल बैंक्स हैं वो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है ये. अंडर सेक्शन 4 ऑफ द आरबीआई एक्ट, द ओरिजिनल कैपिटल ऑफ द आरबीआई एज स्टेटेड इन द एक्ट वाज 1 करोड़ डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 500 ईच, या फिर 5 करोड़ डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच, या 10 करोड़ या फिर 100 करोड़. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है, आप लोग ऐसे छोड़ना मत इस क्वेश्चन को. और इसका आंसर 5 करोड़ है, ठीक है, 5 करोड़ शेयर कैपिटल था उस टाइम पर इसका. तो बाकी कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं आरबीआई एक्ट से, तो इनको याद रखिएगा, ठीक है, नोटबुक में लिख लीजिएगा. बाकी पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी. और नोट्स के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, बार बार नहीं बताऊंगा. 349 का पूरा सेट है ये. और जस्ट अगर आप लोग मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हो तो ये सिर्फ मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, इतने में आपको जस्ट व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.